दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि पुलिस इंडिया में क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ती है, क्या चलता है, पुलिस को कैसे पता चलता है कि भाई ये आईपी एड्रेस इस इंसान ने इस्तेमाल किया। तो आज इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडियन पुलिस या एजेंसीज वो कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ती है, क्या चीज काम करती है, क्या मैकेनिज्म, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम किस तरह का। यहां पर हम क्राइम्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला क्राइम जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ है, किसी कंपनी के साथ हुआ है, ऐसा क्राइम। दूसरा क्राइम ऐसा जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़े लेवल का है, जिसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। तो यहां पर हमने दो श्रेणियों में इस क्राइम को बांटा है और हमारे जो भी न्याय प्रणाली है और हमारी जो पुलिस है वो कैसे इसके साथ डील करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम के जो क्राइम की होती है, जैसे किसी को धमकी वमकी दे दी या कुछ और फ्रॉड हो गया या ऐसे कुछ हो गया। ऐसे केस में सबसे पहले जो व्यक्ति जिसके साथ क्राइम हुआ है वो पुलिस में जाता है, एफआईआर दर्ज कराता है। और एफआईआर दर्ज कराने से आप किसी भी चीज में, किसी भी घटना में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लाते हैं। एफआईआर के बिना पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि आपने रिटन तौर पर कोई रिपोर्ट पुलिस को दी ही नहीं है, तो पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, पब्लिक के साथ जो भी मेंटेन करनी होती है चीज़ें, लॉ वगैरह, उनकी पावर है उनके पास। बट आपके केस में पुलिस इन्वॉल्वमेंट तभी होती है जब आप एफआईआर करते हो, ऑफिशियल तौर पर, रिटन तौर पर। तो सबसे पहले एफआईआर होती है, राइट। अब कोई अगर क्रिमिनल पता है कि आपको पता है कि भाई इसने क्राइम किया है, उसने किया है, ऑनलाइन कुछ किया है, फ्रॉड किया है, तो आप एफआईआर में डायरेक्ट उसका नाम दर्ज करा सकते हैं। ऐसे केस में पुलिस वहां पर उस इंसान के पास जाकर उसे तफ्तीश करती है, उसे अरेस्ट कर लेती है, या उसके जितने भी डिवाइसेस हैं, लाइक उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फोन और ये सारी चीजें जब्त कर लेती है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। तो वो जाता है फॉरेंसिक में, वहां से एविडेंस वगैरह निकाले जाते हैं, और अगर वो क्राइम साबित होता है या वो नजर आता है कि भाई हाँ इस लैपटॉप से इस्तेमाल करके इसने ऐसा किया है, इस फोन से इस्तेमाल करके इसने ऐसा किया है, तो नॉर्मली कॉल रिकॉर्ड्स में फोन में दिख जाता है। ऐसे केस में बहुत ही आसान होता है उसको सॉल्व करना, और फिर वो कोर्ट में पेश होता है, और वहाँ पर जो भी सजा वगैरह का जो प्रावधान होता है वहाँ पर वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसने क्राइम किया हुआ है वो फिजिकली आप उसे अप्रोच नहीं कर सकते, वो भाग गया है, वो फरार है, वो पता नहीं कौन से स्टेट में रहता है, कहाँ रहता है। ऐसे केस में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करनी पड़ती है। पुलिस ऐसे में एफआईआर दर्ज करती है, या तो अज्ञात या किसी नंबर से फ्रॉड हुआ है या किसी आईडी से हुआ है, तो उसको भी एफआईआर में मेंशन किया जाता है। ऐसे केस में फिर पुलिस मदद लेती है दूसरी कंपनीज की और अथॉरिटीज की। कंपनीज से मेरा यहां पर मतलब है कि जैसे कि अगर किसी को कॉल करके कोई क्राइम हुआ है, कोई धमकी वगैरह दी है, तो ऐसे केस में वो नंबर लेके पुलिस पहले एफआईआर की कॉपी लेके उस कंपनी के पास जाती है, और उससे जो नोडल अधिकारी होते हैं, आपको पता होगा कि हर कंपनी, एयरटेल, जियो, आइडिया, वी, जो भी चल रहा है, इन सबके नोडल अधिकारी है। यहां तक कि बीएसएनएल और जितनी भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, उन सब के नोडल अधिकारी होते हैं। उनके पास पुलिस जाती है, एफआईआर की कॉपी दिखाती है और दिखाती है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जब वो पूरी तरीके से उनको संतुष्ट कर देते हैं कि हाँ पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि इस नंबर के थ्रू, इस आईपी के थ्रू कोई क्राइम हुआ है, तो वो जो नोडल अधिकारी है उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, और उस नंबर की कॉल डिटेल्स, उस आईपी एड्रेस के ब्राउज किए गए सारे डेटा, सारे लॉग, सारे कॉल्स, सारे एसएमएसेस और सारी चीजें वो पुलिस को सौंप देती है। पुलिस फिर उसको देखती है, फॉरेंसिक्स में उसकी जांच होती है और देखा जाता है क्या ये एविडेंस या ये चीज़ों को टैंपर तो नहीं किया गया, क्या इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की गई। उसके बाद फिर वो प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसी के बेसिस पर कोर्ट में उसको पेश किया जाता है और सजा सुनाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इतने एविडेंसेस मतलब पूरे नहीं होते। ऐसे में जब बिल्कुल पता नहीं है कि भाई उसने आईपी छुपा लिया या कोई स्मार्ट क्रिमिनल है, ऐसे केस में उसके मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को भी ट्रैक किया जाता है। ये एक देखो, दो तरह की पहचान होती है इंटरनेट पर किसी की। एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी वर्जन 4, और अभी लेटेस्ट आईपी वर्जन 6 होता है। ये अलग अलग डिजिट्स के ऐसे नंबर होते हैं जो नेटवर्क आपको असाइन करता है। मैं यहाँ पर लोकल आईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप अपने घर में वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो राउटर होता है वो आपको एक लोकल आईपी असाइन करता है, जो कि आपके सारे नेटवर्क में अलग अलग डिवाइस को एक अलग अलग आईडी देता है। ये आपकी लोकल आईपी होती है। जैसे 192.168.1.101 ये आपकी लोकल आईपी है, और 102 किसी दूसरे डिवाइस की होगी। सो ये बेसिकली आपके राउटर ने असाइन की है। आपका सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट देता है, ये भी आपको एक पब्लिक आईपी असाइन करता है। ये आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। आप जो सर्व कर रहे हैं, जो डाउनलोड कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं, इस सब का ब्यौरा इसी के थ्रू निकाला जा सकता है। और अगर ये अथॉरिटीज़
पुलिस, सीक्रेट सर्विस वगैरह अगर ये ले जाके दे देती हैं, सीबीआई वगैरह अगर दे दिए तो सबको पता चल जाता है भाई आप क्या सर्व कर रहे हो। अगर आप टॉर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो, तो अथॉरिटीज़ को थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट फिर उसको भी पता लगाया जा सकता है, राइट। तो इसलिए आपको कोई गलत काम नहीं करने चाहिए ऑनलाइन। अब अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग आईडी होते हैं। डिवाइस बेसिस पर जो अलग आईडी होती है उसे मैक एड्रेस कहते हैं। जो भी डिवाइस जैसे फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक अलग मैक एड्रेस होता है। हालांकि आजकल बहुत सारे स्मार्ट राउटर्स आते हैं और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, उन सब का मैक एड्रेस होता है, कैमराज का, सिक्योरिटी कैमराज का। उससे क्या होता है कि वो पता लग पाता है कि ये कौन सा मॉडल है, कौन सा डिवाइस है, ये कहाँ रजिस्टर्ड है। IMEI नंबर से भी पता लगाया जा सकता है फ़ोन का कि ये फ़ोन सबसे पहले किस सिम में रजिस्टर किया गया है। आपको पता है जब आप पहली बार फ़ोन खरीदते हैं, नया फ़ोन खरीदते हैं, तो उसमें सिम लगा के उस फ़ोन को एक्टिवेट करना होता है। जो दुकानदार होता है वो ये बोलता है कि भाई इसकी वारंटी तभी चालू होगी जब नया सिम लगेगा इसमें। जब सिम लगेगा तो जो पहला जो सिम लगता है ना, तो वो IMEI नंबर उस सिम से रजिस्टर्ड हो जाता है। और सिम की तो पूरी जानकारी होती है कि वो सिम किसके नाम पर है, इसलिए आपको अपना ही सिम लगाना चाहिए सबसे पहले। अगर आपने कोई नया फ़ोन खरीदा है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि भाई ये जो सिम कार्ड है या ये जो फ़ोन है, इसका जो IMEI नंबर है किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कहाँ से है, तो फिर उसे ईजिली पकड़ा जा सकता है। सेम गोज विद व्हीकल्स ऑल्सो। अगर आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे कोई क्राइम हो जाता है तो जो व्हीकल का ओनर है उसको पकड़ा जाता है कि भाई आपका स्कूटर है, आपकी गाड़ी है, इससे कोई क्राइम हुआ है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपकी गाड़ी है, उन्हें पकड़ते हैं। उसके बाद में वो खुद क्राइम किया है तो पकड़ा जाता है, नहीं तो बोल देता है मेरे मामा का लड़का स्कूटर ले गया था, उसने एक्सीडेंट कर दिया होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे पकड़ा ही जाता है आदमी। सेम गोज विद स्मार्टफोन्स, तो ऐसे पकड़ा जाता है। अब ये भी पकड़ लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, बड़े बड़े धांधले वाले बड़े बड़े नकली कॉल सेंटर्स चलते रहते हैं, जो लॉटरी का, फ्रॉड का, मैंने भी पकड़ा था। हालांकि वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जो नंबर था वो इंडिया का था। अब वो लोग इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गिफ्टेड हैं, जिनके अंदर दिमाग है, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसे स्कैम करने में करते हैं। वो चाहें तो बहुत अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं, वो चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसको ना चूज़ करके वो अपने टैलेंट को गलत तरीके से पैसा कमाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फिर वो पकड़े जाते हैं। फिर आप देख रहे होगे आए दिन पुलिस उनको काला कपड़ा लपेट के ले जाती है कि भाई नोएडा में इतने लोग पकड़े गए, गाजियाबाद में नकली फ्रॉड ये पकड़े गए, ऑनलाइन स्कैम कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, कार्ड की डिटेल्स चुरा रहे थे। ये सब लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस ले जाती है। फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं, आपका टैलेंट वेस्ट किया, राइट। इसका तो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे टैलेंट का। तो अब क्या होता है कि जब ये जो बड़े बड़े क्राइम चल रहे होते हैं, इनका पर्दाफाश होता है कि वो कितने ज़्यादा लोगों को कर रहे हैं। 1, 2 फ्रॉड, 2 फ्रॉड, 3 फ्रॉड बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये डेली का है। जो साइबर सेल वाले होते हैं, पुलिस उनके पास डेली आते हैं कि भाई मेरा OTP मांग रहा था, ऐसे करके मेरे 50,000 रुपये चले गए, 10,000 चले गए। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक नंबर से जब ज़्यादा केसेस आने लगते हैं, सो उनको अंदेशा लग जाता है कि भाई कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कॉल सेंटर या ऐसा कुछ चल रहा है। तो फिर वो छापेमारी मारते हैं और छापेमारी करते हैं, और वो खुद वो करके कस्टमर करके कॉल करते हैं कि भाई हमने जीता है, लॉटरी वोटरी क्या है। तो वो ऐसे भी वो सिविल में घूमते हैं, वो पुलिस वाले होते हैं, साइबर सेल वाले होते हैं, और वो ऐसे पकड़ लेते हैं। पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जाके किसी से भी पूरी डिटेल ले सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि क्राइम ज़रूरी नहीं है कि मैक एड्रेस, IP एड्रेस ये सारी ट्रैक की जाएँ और आपको पता भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार जो क्राइम होता है वो सोशल मीडिया के द्वारा भी होता है, और सोशल मीडिया पर जो आपकी पहचान होती है मेरे दोस्त, वो होती है क्या? वो होती है आपकी ID, आपका अकाउंट। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी ने आपको धमका दिया, कुछ दे दिया, या कुछ भी हो गया, क्राइम हो गया आपके साथ, तो वो जो ID होती है वो आपने FIR में मेंशन की हुई है। तो उस ID की डिटेल निकालने के लिए भी पुलिस वाले प्रॉपर कोर्ट की परमिशन लेकर, FIR की कॉपी लेकर, जिनका एक अधिकारी होता है, नॉर्मली ये एक सब इंस्पेक्टर होता है, या बड़े केसेस में ये एक इंस्पेक्टर भी हो सकता है, ACP भी हो सकता है, या एक IPS अधिकारी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा केस है। जितना बड़ा केस होता है उतना बड़ा अधिकारी, कम से कम इसमें सब इंस्पेक्टर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक IPS हो सकता है। तो वो लेके जाता है, और उसके जो अधिकारी, अब तो हाल एक सोशल मीडिया का एक अधिकारी बन गया है, तो वहाँ पर वो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई देखो ये क्राइम हुआ है, ये ID है, इसकी हमें डिटेल चाहिए, इसकी चैट्स चाहिए। छोटे केसेस में अगर कोई सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो तो वो लोग खुद ही उसको, या अगर फ़ोन का एक्सेस है, फिजिकल एक्सेस है, तो वो रिकवर कर लेते हैं, राइट, थोड़ी बहुत डिटेल निकाल लेते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा क्राइम हो और ऐसी ज़रूरत पड़े तो एक IPS अधिकारी, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या SP भी अगर चाहे तो स्टेट के केस में, तो वो जाता है। और सबसे बड़ा अधिकारी वहाँ पर IPS ऑफिसर ही होता है। वो जाता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो जाके उनके जितने भी सोशल मीडिया वाले उनको बोल सके भाई ये ID की सारी डिटेल चाहिए। वो लोग सारी डिटेल दे देते हैं। उसके बाद आराम से जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो
एविडेंस वगैरह निकलते हैं कि हाँ भाई इस आईडी से इसने किया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी आईडी से कुछ डिलीट भी कर दिया है तो वो भी दे देते हैं। इन सोशल मीडिया का जो यार एक रूल होता है कि भाई आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, बट आपका नाम अगर किसी क्राइम में है और ये चीज़ प्रूव कर देती है पुलिस, तो ये सारी जानकारी दे देते हैं कि भाई ये देखो ये चैट हुई है, ये हुई है, ये सारी हुई है, इसने इतने तारीख को लॉगिन किया था, हाँ ये इंसान इसकी फ्रेंड लिस्ट में है, हाँ इस इंसान से इसकी बात होती है। वो डिपेंड करता है कि भाई वो चैट्स वगैरह दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बट उसमें भी उनके पास तो पावर होती है भाई, क्योंकि डेटा वो लोग खुद ही स्टोर कर रहे हैं। और अगर फिजिकल फ़ोन का एक्सेस है तब तो बहुत ही आसान हो जाता है पुलिस के लिए। पुलिस के पास पावर है, पुलिस कर सकती है। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ में पुलिस कुछ भी नहीं करती। छोटे मोटे केसेस में तो वो ठीक है क्राइम को दर्ज कर लेती है, ऐसी बहुत जगह पर होता है, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अब इसकी वजह ये भी होती है कि उनके पास छोटे छोटे बहुत सारे केसेस आते हैं, वो उनको देखें या जो सीरियस क्राइम है उनको करें। तो ये होता है। लेकिन नॉर्मली जो पुलिस की ड्यूटी है वो यही है कि वो छोटे से छोटे क्राइम में भी लोगों की मदद करे। पुलिस का काम लोगों को डराना नहीं होता है, पुलिस का काम लोगों की मदद करना होता है। मैंने देखा है जब नॉर्मली लोग कहीं भीड़ में जाते हैं तो पुलिस को देखते हैं या कहीं पुलिस को देखते हैं तो डर जाते हैं। मैं आपको बता दूं किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। पुलिस को देखकर लोग बहुत सिक्योर फील करते हैं। पता नहीं क्यों भारत में पुलिस को देख के लोग डर जाते हैं। पुलिस, हाँ पुलिस की ऐसी इमेज है कि भाई वो मारते हैं, उठक बैठक कराते हैं, डंडे मारते हैं, लोगों से बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अच्छी नहीं होती। बट इसके पीछे भी ये कारण है कि उनकी ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। वो लोग 24 आवर्स ड्यूटी के उस पर होते हैं। मतलब जब वो लोग पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनके पास एक क्लॉज होता है कि आप 24 आवर्स ड्यूटी पे हैं, आपको रात को भी बुलाया जाएगा। ये चीज़ मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे जो पिताजी अभी रिटायर हुए हैं वो भी पुलिस फोर्स में काम करते थे। सो आई नो कि उनका वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी चलती रहती है। जब इलेक्शंस होते हैं तो 12 घंटे ड्यूटी चल रही है, 18 घंटे ड्यूटी चल रही है, घर आने का वक्त ही नहीं है, बे टाइम घर आ रहे हैं, बे टाइम घर से जा रहे हैं। सो इतना प्रेशर होता है उन लोगों पे कि उनका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकलता है। दैट्स ओके, समझते हैं, इंसान है वो भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो जानबूझकर भी लोगों को परेशान करते हैं, और इसी वजह से जो पब्लिक है वो पुलिस से डरती है। लेकिन बाहर सारे देशों में पुलिस को देख के बहुत सिक्योर फील किया जाता है और बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उनको पता है कि पुलिस को लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, उनको डराने के लिए नहीं बनाया गया है। पुलिसिंग के जो रूल्स वगैरह हैं वो अंग्रेज़ों ने कर दिए हैं शुरू। पुलिस ने मतलब जो अंग्रेज़ों ने पुलिस का इस्तेमाल किया था भारत में, वो लोगों को दबाने और डराने के लिए किया था। जो रैंक्स वगैरह हैं और जो उनकी पावर्स है और जिनको जो तरीका है, जो उनकी ट्रेनिंग है, वो कहीं ना कहीं अब भी कुछ ऐसी है कि जो लोगों को थोड़ा सा डराने के लिए किया जाता है। दैट्स अ सेपरेट थिंग, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो भाई ये चीज़ होती है, वो आईपीएस अधिकारी जाता है और सारी चीज़ ले लेता है और सब पता चल जाता है। अब मैंने एक तरह का क्राइम कवर कर दिया, जो छोटे मोटे क्राइम है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी कंपनी, किसी कॉल सेंटर या कुछ तरह से हुए, राइट। अब हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े क्राइम, जैसे कि जो बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वांटेड डॉन होते हैं और वो सारे बड़े बड़े सिंडिकेट चल रहे हैं, उनका क्या होता है। देखो भाई, इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो रहती है। सीक्रेट सर्विस, सीबीआई, सीआईडी या जितनी भी सीक्रेट एजेंसी आप जानते हो सारी इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे केस में ये केस होता है वो बहुत हाई प्रोफाइल होता है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंडिकेट, वो क्राइम, वो गैंग इस वक्त भी एक्टिव है। सो उसको लाइव ट्रैकिंग भी होती है, उसकी जीपीएस की मदद से हो सकती है, फोन एक्सेस है या जो भी है, या तो एंड्रॉयड है तो वो भी गूगल में जाके वो पुलिस ले सकती है, भाई इसका आप लोकेशन बताओ, इजीली बता देंगे अगर उसने फिर फ़ोन में लोकेशन ऑन किया हुआ है। अगर उसके फ़ोन में सिम कार्ड डला हुआ है तो भी उसकी एक लोकेशन एग्जैक्ट पता लगाई जा सकती है। इस चीज़ के बारे में मैंने 3 साल पहले अपने चैनल पर बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ़ोन की ट्रैकिंग पुलिस ऐसे कर सकती है कि 4 टावर्स हैं, उन 4 टावर्स के बीच में उसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे आसपास चारों दिशाओं में कोई तो टावर्स होंगे, और मेरा फ़ोन कई बार ऐसा करता है कि वो अलग अलग टावर से एक्सचेंज करता है। अगर मैं कहीं पे घूम रहा हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही टावर से मेरे नेटवर्क आ रहे हो, जो मेरा नियरेस्ट टावर होता है वहाँ से नेटवर्क आते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल घूम रहा हो और उसका रैपिडली अगर टावर्स चेंज हो रहे हो और वो टावर्स 4-5 ही हों, तो एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है कि उस फ़ोन की लोकेशन क्या है। ऐसे लाइव ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं या जो भी नेटवर्क चेंजिंग लॉग्स होते हैं, जो कि एक टेक्स्ट फाइल होती है जो इनक्रिप्टेड या विदाउट इनक्रिप्टेड हो सकती है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर के पास होती है किसी पर्टिकुलर नंबर की, जिससे ये पता रहता है कि भाई वो कौन से नियरेस्ट टावर से नेटवर्क ले रहा है। उससे भी एक रफ आइडिया लग पाता है, लेकिन वो रफ आइडिया एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इन केस ऑफ बिग क्राइम्स एंड बिग क्रिमिनल्स, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। उनकी अगर कुछ किलोमीटर का रेंज का भी पता चल पाए तो बहुत हेल्प होती है। ऐसे केस में बड़े बड़े जो एजेंसीज होती हैं उसको ट्रेस कर लेती हैं, फिर छानबीन होती है
आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जैसे एरियाओं में जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इंटेल्स मिलते हैं और बहुत सारी खुफिया जानकारी मिलती है कि भाई अगर इस 1 किलोमीटर के रेंज में भी कोई अगर टेररिस्ट है सो इट्स अ वेरी बिग इन्फॉर्मेशन। सो वहाँ पर जाके वो छानबीन कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पर वो सारी हाईटेक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसे आप सोच सकते हैं, चाहे वो IP ट्रेसिंग हो, लोकेशन ट्रेसिंग हो, चाहे वो टावर्स को इस्तेमाल करके एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो। कई बार तो वो उनके फ़ोन्स में मैलवेयर वगैरह भी इंस्टॉल करते हैं। जी हाँ, सीक्रेट सर्विसेज, इंडिया की सीक्रेट जो भी संस्थाएं, जो भी अथॉरिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के पास इतनी कैपेबिलिटी है और बहुत सारे माइंडेड और हैकर्स और प्रोग्रामर्स सब हैं जो कि आसानी से इन लोगों के मैलवेयर वगैरह डाल देते हैं। उनमें से बहुत सारे और पकड़े जाते हैं, फिर उनकी पुलिस पकड़ के ले जाती है, उन्होंने उम्र कैद होती है और कई बार फांसी भी हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े क्राइम किए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की कि भाई भारत में जो पुलिस होती है वो कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इंटरनेट पर अच्छे रहें और अच्छे काम करें। ऐसी नौबत ही ना आए कि पुलिस से आपका पाला पड़े या पुलिस आपको पकड़े। ऐसी नौबत आए कि पुलिस आपको पकड़े लेकिन आपको शाबाशी दे, बोले वाह क्या बहादुरी का काम किया है। आप लोगों की मदद करें। 26 जनवरी की, 15 अगस्त की परेड, 26 जनवरी में जो भी आपको सम्मान मिले, आपको बोलें कि हाँ ये लड़का है, इसने इंटरनेट पर इतना अच्छा काम किया, इतने लोगों की मदद की। आपके पीछे पुलिस रहे लेकिन अच्छे कारणों से रहे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी बनो। आप पुलिस के साथ मिलकर काम करो। आप IPS अधिकारी बनो, आप DSP बनो, आप इंस्पेक्टर बनो और पुलिस को आगे ले जाओ, अच्छे काम करो, देश का नाम रोशन करो। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ये होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आप पुलिस से बचते फिर रहे हो, आप क्राइम करके फिर पुलिस से डर रहे हो या गलत जगह पर पार्किंग कर रहे हो, रोडों पे थूक रहे हो, ताजमहल और बड़ी बड़ी जो हमारी धरोहर है उनको खराब कर रहे हो। ऐसे काम करोगे और किसी को धमकी दे रहे हो ऑनलाइन, ऐसे काम करोगे तो भाई पुलिस आपको पकड़ लेगी। अच्छे काम करो, पुलिस की मदद करो, पुलिस के साथ काम करो, मतलब पुलिस ऑफिसर बनो। बहुत अच्छी चीज़ है, पुलिस ऑफिसर की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी ये जानकारी मिलकर देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस आप ज़्यादातर लोगों को, अपने दोस्तों को, उन सबको शेयर करो, उन्हें बताओ। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस काबिल बन पाएँ कि आप लोगों की मदद कर पाएँ, पुलिस की मदद कर पाएँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन पाएँ, इथिकल हैकिंग जो कि पूरी दुनिया में एक लीगल प्रोफेशन होता है, उसको कर पाएँ, तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं। ये कोर्सेज मैंने बहुत आसान बनाए, हिंदी में बनाए हैं और ऐसे बनाए हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी चलाना जानता है तो वो इथिकल हैकिंग सीख सकता है, सिर्फ 299 रुपीज़ में। तो आप जाइए, चेक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही फ्री नॉलेज के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।